सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट निकल चुका है। जेई मेन का रिजल्ट तो कुछ दिन पहले ही निकल गया था और एक बार जेई एडवांस का एग्जाम हो जाए, उसका रिजल्ट आ जाए, फिर जोसा का काउंसलिंग शुरू होगा। लेकिन जोसा के काउंसलिंग का एक बेसिक सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्लास 12 बोर्ड एग्जाम को लेकर के कि आपका मिनिमम परसेंटेज 75 होना जरूरी है। किस किस सब्जेक्ट में? टॉप 5 सब्जेक्ट में, जिसमें कि फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश का होना जरूरी है। मतलब ये 3 सब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा। बाकी 2 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, जो भी आप अपीयर होंगे जितने भी एग्जाम्स में। कोई बच्चा अगर 5 ही सब्जेक्ट में अपीयर हुआ होगा तो 5 का नंबर लेना पड़ेगा उसको। अगर कोई बच्चा 6 सब्जेक्ट में अपीयर हुआ होगा तो फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश तो लेना कंपलसरी है। बाकी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द रिमेनिंग 3, बाकी 2 आप टॉप 2 को उसमें से ले सकते हैं और मिला करके आपका परसेंटेज होना चाहिए 75 या उससे ज्यादा। ठीक है। इसके अलावा किसी किसी बोर्ड्स में क्या होता है, परसेंटेज कम मिलता है, तो जोसा का एक और क्राइटेरिया है कि अपने बोर्ड के हिसाब से आप टॉप 20 परसेंटाइल में होने चाहिए। खैर सीबीएसई की अगर बात करें तो टॉप 20 परसेंटाइल वैसे ही 75% से ऊपर होता है, तो उसका बात हम लोग नहीं करते। हम लोग सीधे सीधे बात करते हैं किसका? 75% क्राइटेरिया का। ठीक है। तो टॉप 5 सब्जेक्ट्स में आपका 75 से ज्यादा अगर है तो फिर ये वीडियो आपके बहुत काम का नहीं है, क्योंकि आप वैसे ही जोसा काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। यहां पे हम लोग बात करने वाले उन बच्चों का के बारे में जिसका 75% से कम आया है टॉप 5 सब्जेक्ट में। जैसे अगर मान ली यहां पे लिखा हुआ है मोर देन 75% 12 बोर्ड इज रिक्वायर्ड फॉर जोसा काउंसलिंग एलिजिबिलिटी। अगर किसी बच्चे का 75% से कम निकल करके आ रहा है तो उसके पास क्या क्या ऑप्शंस है उसका जरा हम लोग जिक्र कर ले। लेस देन 75%, तो देखो 75% से कम है तो थोड़ा सा टेंशन का बात तो है, लेकिन बहुत ज्यादा चिंता नहीं करना है। आपके पास है कुछ ऑप्शंस जिसके थ्रू अपने मार्क्स को आप बढ़ा सकते हैं और फिर आप जोसा काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। हम सारे ऑप्शंस के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, सारे क्राइटेरिया के बारे में, हर एक स्टेप आप लोगों को बताएंगे और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे अगर वो सब होने के बावजूद भी आपका 75 क्रॉस नहीं कर रहा है तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, पहला स्टेप है वेरिफिकेशन एंड रिवैल्यूएशन। ये उन बच्चों के लिए है जिनको ऐसा लग रहा है कि जितना नंबर उनको आना चाहिए था किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उतना नहीं आया, उससे कम नंबर आया। ठीक है। अगर इस चीज को लेके कॉन्फिडेंट है तो ये वाले स्टेप को आप अपना सकते हैं। इसमें 3 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप आप देखिए बोर्ड में लिखा हुआ है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। 17 मई से 21 मई तक के बीच में आप अपने मार्क्स को वेरीफाई करवा सकते हैं इस वेबसाइट पे जाके www.cbse.gov.in में जाकर के लेटेस्ट अपडेट करके कोई एक सेक्शन होगा उसमें, जहां पे आप जाकर के वेरीफाई कर सकते हैं अपने मार्क्स को। इसमें क्या होता है, पहले तो आपको सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा जिसके मार्क्स को आप वेरीफाई करना चाहते हैं। 500 रुपया लगेगा हर सब्जेक्ट का। इसमें वो लोग करेंगे क्या, जो सीबीएसई ऑफिशियल्स हैं वो इसमें पूरे पेपर को आपका चेक करेंगे और देखेंगे कि हर एक क्वेश्चन में मार्क्स अलॉटेड है कि नहीं। वो ये नहीं चेक करेंगे कि इस क्वेश्चन में जितना मार्क्स आना चाहिए था उतना मार्क्स मिला है कि नहीं, इसको नहीं चेक करेंगे। वो क्या चेक करेंगे कि हर एक सवाल में कुछ ना कुछ मार्क्स इसको मिला है कि नहीं, ऐसा गलती से तो नहीं रह गया कि इस क्वेश्चन में नंबर ही नहीं मिला है उसको। ठीक है। तो वैसे मिस्टेक्स को देखेंगे कि हर क्वेश्चन में मार्क्स अलॉटेड है कि नहीं, पहला पॉइंट। और दूसरा, रीटोटलिंग किया जाएगा, यानी कि कैलकुलेशन किया जाएगा कि टोटलिंग करने में कहीं कोई मिस्टेक हुआ है कि नहीं। बस इतना ही काम होगा, हर क्वेश्चन में मार्क्स अलॉटेड है कि नहीं और दूसरा ओवरऑल जो सम आ रहा है मार्क्स का, वो जो कैलकुलेशन है वो सही है कि नहीं। ये आप लोग का वेरिफिकेशन हो जाएगा मार्क्स का। 500 रुपया हर सब्जेक्ट का लगेगा 17 से 21 मई के बीच में। अगर ये स्टेप होने के बाद आपका नंबर बढ़ जाता है तो फिर आपको नया मार्कशीट मिल जाएगा और अगर आप 75 क्रॉस कर गए तो फिर तो बस हो गया। लेकिन अगर इस स्टेप के बाद भी आपको लग रहा है, इसी स्टेप के बाद भी आपका 75 क्रॉस नहीं किया है, यानी कि इसमें मार्क्स इंप्रूव नहीं हुआ आपका, ठीक है, मार्क्स नहीं बढ़ा, तो सेकंड स्टेप है ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी। ध्यान रखना ये वाला स्टेप वही बच्चा एक्सरसाइज कर सकता है, वही बच्चा ले सकता है जो ये पहला स्टेप लिया हो। यानी कि डायरेक्टली कोई अगर सोचेगा कि हम फोटोकॉपी मंगवा लेते हैं अपना इवैल्यूएटेड आंसर शीट का, तो वो उसको नहीं मिलेगा। पहले ये वाला स्टेप करना जरूरी है, वेरिफिकेशन करवाइए अपने नंबर का। अगर वहां से मार्क्स नहीं बढ़ता है तो फिर सेकंड वाले स्टेप में आप जाइए, ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी, यानी कि आपका जो आंसर इवैल्यूएटेड आंसर शीट है उसका एक फोटोकॉपी आप लोगों को मिल जाएगा ऑनलाइन। हर चीज, सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, इसमें कोई भी ऑफलाइन प्रोसेस नहीं है। सारा पेमेंट इस वेबसाइट में जाकर के करना होगा और जो फोटोकॉपी मिलेगा वो आपके जो पोर्टल है वहां पे इस वेबसाइट में वहीं पर आ जाएगा। ठीक है।
फोटोकॉपी जून 1 से जून 2 यानी कि 2 दिन का स्लॉट मिला है, उसके बीच में आप फोटोकॉपी अपना आंसर शीट का ले सकते हैं। उसमें हर सब्जेक्ट का 700 रुपया आपको लगेगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि इसमें आप लोगों को लगता है कि फोटोकॉपी आप मंगवाए और आपको दिख रहा है कि अरे इस क्वेश्चन में मेरे को जितना नंबर मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला है, यानी कि पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके भी आपका क्वेरी है कि इस सवाल में मेरे को जितना नंबर मिलना चाहिए था उतना नंबर मेरे को नहीं मिला, उससे कम नंबर मेरे को मिला है, तो फिर आप थर्ड स्टेप में जाएंगे। इसको बोलते हैं आंसर रिवैल्यूएशन, यानी कि अब आप 6 जून और 7 जून 2 दिन का समय है, इसमें आप एग्जैक्टली उस सब्जेक्ट का और क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, सब्जेक्ट का नाम और साथ में क्वेश्चन नंबर जिसका आप रिवैल्यूएशन करना चाहते हैं जिस सवाल का। यानी कि आप अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 3 वहां पे मेंशन करते हैं तो आपके पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आपका आंसर शीट में आंसर को वापस से चेक करवाया जाएगा कि क्या भाई इसका जितना नंबर इसको मिला है वो जेन्युइन है कि नहीं, नंबर बढ़ने का चांस है कि नहीं, ठीक है। तो ये होता है प्रॉपर आप पेपर वापस से चेक अपना करवा रहे हैं, लेकिन इसमें पूरा पेपर आपका चेक नहीं हो रहा है, एग्जैक्टली सिर्फ वही क्वेश्चन आपका चेक होगा जो क्वेश्चन का क्वेरी आप वहां पुट करेंगे। और इसका जो फी है वो है हर सवाल का आपको 100 रुपया लगेगा हर क्वेश्चन का। मान लीजिए इसमें आप 5 क्वेश्चन को वापस से रिवैल्यूएट करना चाहते हैं तो 500 रुपीज आपको वहां पे करना पड़ेगा और वो 5 क्वेश्चन आपका रिवैल्यूएट होगा, ठीक है। ये 3 स्टेप में आप वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन अपना करवा सकते हैं। हर सारा कुछ इस वेबसाइट में जाकर के होगा और कहीं भी कुछ चेंज हुआ, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किसी बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरा नंबर जितना आया है वो कम नंबर आया है, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नंबर मेरे को कम मिला है, भाई नंबर बढ़ने का चांस है, ठीक है। अगर आप ऐसे ही ब्लफ के लिए काम कर रहे हैं तो इसमें बैकफायर भी कर सकता है, क्योंकि साफ साफ तौर पे पोर्टल में एक बात लिखा हुआ है कि अगर किसी बच्चे का नंबर इस रिवैल्यूएशन रिवेरिफिकेशन में कम हो गया जितना उसको आया है तो जो कम हुआ हुआ नंबर है वही उसको मिलेगा, यानी कि जो भी अपडेटेड मार्क्स है चाहे वो बढ़ा हुआ हो चाहे वो कम हुआ हो वो नए मार्कशीट में रिफ्लेक्ट होगा। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने नंबर के बढ़ने का, आपको लग रहा है कि जो नंबर मेरे को आया है हम इतना ही लिख करके आए थे, तो फिर ये काम मत करना, ठीक है। कहीं शायद बैकफायर कर जाए, 2-4 नंबर उसमें घटी जाए। हाँ, इसमें तीसरा एक पॉइंट ये है कि जो आप रिवैल्यूएशन कर रहे हैं इसमें अगर 6 या 6 से ज्यादा मार्क्स आपका बढ़ जाता है, 6 और मोर मार्क्स आपका इंप्रूव हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो आपका जो भी पैसा इसमें लगा है वो रिफंड हो जाएगा, ठीक है। खैर वो बहुत बड़ा बात नहीं है, 500-700 रुपए लग रहा है, वो रिफंड वाला पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो कॉन्फिडेंस वाला पॉइंट है कि आपको लग रहा है कि नहीं। कई बार होते हैं ना बच्चे घर पे बोल रहे होते हैं कि यार मेरे को तो मैथ्स में हम जोड़े थे कि मेरे को होना चाहिए था 80 मार्क्स और आ गया है 45 या 50 मार्क्स, इस तरह का अगर बात है तो आप पक्का इस स्टेप में जाओ। लेकिन अगर वो कॉन्फिडेंस फेक है, आप बिना मतलब का ब्लफ कर रहे हैं, बहाना बना रहे हैं, तो फिर ये काम नहीं करना, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस वाला बात है। ये पहला स्टेप है वेरिफिकेशन एंड रिवैल्यूएशन, सजेस्टेड है ये करना। अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि आपका मार्क्स बढ़ने का चांस है तो वेबसाइट नोट कर लो, इस वेबसाइट में जाकर के सारा प्रोसीजर ये वाला हो जाएगा, डेट्स भी लिखा हुआ है, फीस भी लिखा हुआ है और स्टेप्स भी यहां पर लिखा हुआ है। तो ये हो गया पहला स्टेप जिससे आप अपना नंबर बढ़ा सकते हैं। सेकेंड स्टेप, मान लो कि ऐसा रिवैल्यूएशन करने के बाद भी आपका नंबर नहीं बढ़ता है, या फिर आप रिवैल्यूएशन करना ऑप्ट ही नहीं करते हैं कि मेरे को जितना नंबर आना चाहिए था उतना ही आया है, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वैसे केस में अब आप इंप्रूवमेंट वाला एग्जाम लिख सकते हैं। इंप्रूवमेंट एग्जाम क्या होता है, जैसे इसी साल जुलाई 15 का डेट शेड्यूल्ड है जिसमें कि क्लास 12th के बच्चे किसी एक सब्जेक्ट में, सिर्फ एक सब्जेक्ट में फिर से एग्जाम लिख सकते हैं। क्लास 10th के लिए क्राइटेरिया है 2 सब्जेक्ट और क्लास 12 के लिए क्राइटेरिया है 1 सब्जेक्ट, यानी कि जो भी सब्जेक्ट आपको लगता है कि इसमें हम ठीक ठाक इंप्रूव कर सकते हैं उसका आप वापस से उसके लिए अप्लाई कर दो एग्जाम में। इस बार आपको जाना है इस पोर्टल में cbsc.nic.in में और इसमें जाकर के इंप्रूवमेंट का आप फॉर्म फिलअप कर दो, जो भी तरीका होगा वहां पर लिखा होगा अप्लाई करने का, और 15 जुलाई को उसका एग्जाम होगा उस एक पेपर का, ठीक है। अब इसमें कौन सा पेपर आपको चूज करना है, तो हम तो ऐसा ही सजेस्ट करेंगे कि जिस पेपर में आपको सबसे कम नंबर आया है उसको आप चूज करो, बिकॉज उसमें इंप्रूवमेंट का स्कोप सबसे ज्यादा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी बच्चे को इस तरह का मार्किंग स्कीम में नंबर आया, फिजिक्स में 75, केमिस्ट्री में 73, इंग्लिश में 71, मैथ्स में 56 और पीएचई में 80, ओवरऑल परसेंटेज उसका हो रहा है 71%, ठीक है। अब क्योंकि उसको 4% बढ़ाना है और 5 सब्जेक्ट है, यानी कि उसको टोटल 20 मार्क्स एटलीस्ट बढ़ाना है। अब 20 मार्क्स बढ़ाने का सबसे ज्यादा स्कोप
तो उसको मैथ्स में ही दिख रहा है, बिकॉज मैथ्स में 56 आया है, 56 से 76 या 80 तक जाना फिजिबल है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे 20 प्लस मार्क्स आपको इंप्रूव करना है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इंग्लिश में या पीएचई में तो खैर मतलब ऑलमोस्ट टेंडिंग टू इम्पॉसिबल है। 80 आया है, उसको 100 मार्क्स चाहिए होगा तब एग्जैक्टली 20 होगा, तो ये तो ऑप्शन से ही चला गया। इन तीनों में भी आपको फिजिक्स में 95 प्लस चाहिए, केमिस्ट्री में 93 प्लस चाहिए, इंग्लिश में 91 प्लस चाहिए, जो थोड़ा मुश्किल है। बट मैथ्स वाले केस में अगर आप थोड़ा सा एफर्ट डाल देते हैं आने वाले 1.5 महीने में, तो आपको 56 से आराम से 80-85 तक आप पहुंच जाएंगे। और जो 20 नंबर एक्स्ट्रा जो गैप वहां पे है 75 से कम होने पे, वो आप पूरा कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन आपके पास है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, ये एग्जैक्टली उसी बच्चे के लिए है जिसका जो परसेंटेज है वो ऐसा 75 से बहुत ज्यादा कम नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर किसी बच्चे का परसेंटेज आया है 65, तो 65 और 75 के बीच में 10% का डिफरेंस है, 5 सब्जेक्ट है, यानी कि उसको 50 नंबर कम पड़ रहा है। तो किसी भी सब्जेक्ट का वो एग्जाम लिख रहा है, उसमें अगर मान लीजिए पहले से 40-45 मार्क्स भी आया हुआ है, तो 50 नंबर इंप्रूव हो जाए ये थोड़ा मुश्किल है। और अगर मान लीजिए सारे सब्जेक्ट में उसको 50 प्लस है, तब तो उसके लिए इंपॉसिबल सा टास्क हो गया, बिकॉज कोई भी सब्जेक्ट वो चूज करेगा तो उसका 50 नंबर तो नहीं बढ़ सकता है ना। मान लो किसी का पहले ही 55 आया है, तो उसका मैक्सिमम कितना आ सकता है, 45 आ सकता है, तो वो 10% तो इंप्रूव नहीं कर पाएगा। तो ये जो इंप्रूवमेंट एग्जाम है जो जुलाई 15 को शेड्यूल्ड है, ये किस बच्चे के लिए जिसका 75 से 3%, 4%, 5%, 6% यहां तक गया है, ठीक है। किसी का 7-8% भी अगर कम हुआ है तो वो एक चांस ले सकता है कि शायद उस सब्जेक्ट में उसको उतना इंप्रूवमेंट हो जाए कि उसका 75 ओवरऑल हो जाए। बट यहां पे आप सिर्फ एक सब्जेक्ट का एग्जाम लिख सकते हैं, ओनली 1 सब्जेक्ट इज अलाउड। और दूसरा एक पॉइंट है प्रैक्टिकल्स नॉट नेसेसरी इफ पास्ड। अगर आप प्रैक्टिकल के एग्जाम में पास कर चुके हैं तो उसमें आपको वापस से एग्जाम देने का जरूरत नहीं, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यानी कि जो प्रैक्टिकल का मार्क्स आपका इस बार आया था मार्च वाले एग्जाम में, उसी को कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। सिर्फ आपको एग्जाम किसके लिखना है, थ्योरी का एग्जाम लिखना है, ठीक है। इसको इंप्रूवमेंट भी बोलते हैं, इसको कॉम्प्लीमेंट्री एग्जाम भी बोलते हैं, तो सॉरी कंपार्टमेंट भी बोलते हैं। तो यहां पर क्या है कि ये सेकंड ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हो गया रीवैल्यूएशन, रीवेरिफिकेशन, सेकंड है इंप्रूवमेंट। अब अगर इस स्टेप के बाद भी किसी बच्चे का 75 प्लस नहीं हो रहा है तो उसके पास क्या ऑप्शन है, ये तीसरा पॉइंट है। स्टिल नॉट 75%, तो क्या ऑप्शन है। अब यहां पे उस बच्चे के पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देखो, जोसा के काउंसलिंग के थ्रू क्राइटेरिया है 75 प्लस का, जोसा के थ्रू। बट उसके अलावा भी बहुत सारा ऐसा कॉलेजेस है, बहुत सारा ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है, उसका काउंसलिंग है जहां पे क्राइटेरिया इतना मुश्किल नहीं है। जैसे आप लोग हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं, वीआईटी वेलोर का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 60%, यानी कि 60% से ऊपर चाहिए। एसआरएम का भी 60% है, कॉमेड के का 50% है, फिर मणिपाल का 50% है, किड्स का भी वही 50% के आसपास है। तो आप ये समझो कि जोसा को छोड़ दो तो बहुत सारे सब प्राइवेट कॉलेजेस का एग्जामिनेशन है। वेस्ट बंगाल ज्वाइंट का 50% है, तो जिसमें कि आप अगर 60 प्लस में है तो उसमें से मोटा मोटी सारा एग्जाम में आप एलिजिबल है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि अगर इतना होने के बाद भी, इस इंप्रूवमेंट एग्जाम के बाद भी 75 प्लस नहीं हो रहा है, तो वो सारे कॉलेजेस को आप अपने ऑप्शन लिस्ट में डाल सकते हैं, वहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं, वहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतना टफ नहीं है। और दूसरा ऑप्शन है कि फिर आप एक साल ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर मार्च में जब फुल फ्लेजेड एग्जाम होगा, नेक्स्ट ईयर मार्च में, तो उस समय आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट का भी एग्जाम दे सकते हैं। ध्यान रखना है कि 15 जुलाई को जो एग्जाम होगा उसमें आप सिर्फ एक सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं। बट नेक्स्ट ईयर मार्च में जो एग्जाम होगा, जो प्रॉपरली बोर्ड एग्जाम होता है नेक्स्ट ईयर, उसमें आप एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट, किसी भी कॉम्बिनेशन पे एग्जाम दे सकते हैं। तो वहां पे बच्चे जाकर के अपना मार्क्स को प्रॉपरली इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर होने वाला एग्जाम, तो इस साल तो उसके थ्रू एडमिशन नहीं मिलेगा। तो जो बच्चे ड्रॉप करने का ऑप्शन लेंगे उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है कि भाई आप देख लो 5 सब्जेक्ट है, मान लो कि आपको 2 या 3 सब्जेक्ट लगा है, इसमें बहुत कम नंबर आए, वहां ठीक ठाक इंप्रूवमेंट हो सकता है, तो खाली उन्हीं सब्जेक्ट का फॉर्म आप नेक्स्ट ईयर भरना और बोर्ड एग्जाम के साथ में वहां पे इंप्रूव कर लेना अपने मार्क्स को। बट वो बच्चे, उनको एडमिशन मिलेगा नेक्स्ट ईयर 2025 में। देखो बहुत सारा वजह होता है जहां पे आपको 75% नहीं आया, बहुत डिसहार्टेंड नहीं होना है।
ऑप्शंस है आपके पास, वो ऑप्शंस में मायूस होने के बजाय उन ऑप्शंस के बारे में प्रॉपरली सोचो कि अब हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि हम बेस्ट पॉसिबल जगह पे पहुंच जाए। आई गेस इस वीडियो में आप लोगों को हम सारा स्टेप्स प्रॉपरली समझाएं, सारा ऑप्शंस एक्सप्लेन किए और आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा, एक रोड मैप बन गया होगा कि अब आपको किस तरीके से प्रोसीड करना है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन को यूज करो, वहां पे जाके अपना सवाल को पोस्ट करो, हम और रिसर्च करके उसमें जवाब देंगे सो दैट कि आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं हो और आप बेस्ट पॉसिबल कॉलेज में जा पाए।